गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 मैथ के लिए आज मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ और आज एक इम्पॉर्टेंट एंड बेहतरीन टॉपिक चैप्टर नंबर 11 त्रिभुजों का समझना, चतुर्भुजों का समझना, त्रिभुजों का नहीं, चतुर्भुजों का समझना से संबंधित कुछ नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज के डेट में। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चतुर्भुज क्या है, और चतुर्भुज में से बहुभुज आ जाएगा, चतुर्भुज में से विकर्ण आ जाएगा, और चतुर्भुज में से विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र आ जाएगा। कोई भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है उसका सूत्र हम यहीं से प्राप्त करेंगे। ठीक है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज हम किसको कहेंगे हम यहाँ समझ लेंगे इसको। नहीं तो चतुर्भुज को हम कैसे जानेंगे, ये चतुर्भुज है क्या, चतुर्भुज हम किसे कहते हैं। चतुर्भुज नहीं कहता है ना कि किसी समतल पर चार भुजाओं या चार रेखाखंडों से घिरी एक बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजा या चार गो रेखाखंड को अगर एक दूसरे के साथ हम मिला करके, मैंने चार गो रेखाखंड है और सभी रेखाखंड के सिरे को एक के साथ एक जोड़ करके लगातार हम अगर इस प्रकार का एक बंद आकृति बना दें तो ये जो कहलाएगा वो चतुर्भुज कहलाएगा। तो चतुर्भुज ABCD कहलाएगा। जानते हैं चतुर्भुज ABCD में भुजाएं जो होते हैं वो चार होते हैं, भुजाएं चार होते हैं। ये जो भुजाएं चार हैं वास्तव में ये रेखाखंड चार है। चार रेखाखंड कहाँ कहाँ है, एक रेखाखंड हमारा हो गया AB एक रेखाखंड हो गया ना, और इस रेखाखंड का B पॉइंट से इधर ले गया एक रेखाखंड अन्य BC बना, BC के इस C पॉइंट से एक रेखाखंड को इधर हम ले आए तो CD हो गया, क्योंकि हमको बंद आकृति बनाना है। हम पहले बोले कि किसी समतल पर चार भुजाओं से घिरी आकृति या चार बंद रेखाखंडों से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये CD हो गया, फिर A और D को मिला करके एक भुजा यहाँ AD हो गया ना, AD हो गया, D चाहे AD कोई बात नहीं। ठीक है, तो चार भुजाओं की संख्या चार होते हैं। चार भुजा जो होते हैं वो रेखाखंड के रूप में होते हैं, तो हम इसको रेखाखंड कहेंगे। रेखाखंड है ये, चार गो रेखाखंड। ठीक है, ये चार रेखाखंड हुआ। और क्या होता है दूसरा नंबर में अंतःकोण। अंतःकोण भी जो होते हैं वो चार होते हैं। अंतःकोण चार कहाँ कहाँ पर है, अगर हम इस कोण के बारे में बोले तो हम इसका नामकरण कैसे करेंगे। ये एक सिंबल हम लोग देते हैं कोण का, देते हैं ना, और इसमें से BAD बोल दिए। जिस कोण के बारे में हमको बोलना है उसको बीच में रखा जाता है, बाकी बाएं और दाएं अन्य शेष को रखा जाएगा। तो BAD B से शुरू करो, BAD मैंने कोना पर आ गया ये, तो हम ये की बात बोले। ठीक है, अब इसको DAB भी बोल सकते हैं, केवल BAD ही नहीं बोल सकते हैं, हम DAB भी बोल सकते हैं, लेकिन बीच में ये आना चाहिए क्योंकि हमको ये के बारे में बोलना है नहीं। अब इस कोण के बारे में अगर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल ABC बोलेंगे तो CAB भी हो सकता है क्या नहीं। अब इस कोण के बारे में बोलेंगे तो BCD, तो DCB भी हो सकता है। एक और कोण बच गया CDB। हाँ, तो ADC करो चाहे CDE करो, चार गो कोण हो गया। ठीक है, चार गो भुजा, चार गो कोण, चार गो शीर्ष होता है। देखो चार गो शीर्ष,
तीसरा शीर्ष जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, जिसको रेखाखंड से इसमें कुछ नहीं होगा है इसमें हुआ रेखाखंड से इसमें सर्कल में कुछ नहीं होगा नहीं, एक कौन ही रहेगा अंतर कौन। शीर्ष 4 होते हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी में उसको वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे ये वाला जो तुमको हम बता रहे हैं ना, वास्तव में ये आयत है नहीं, ना ही ये वर्ग है, ये घन है, ठीक है। अब उस समय जब तुमको बताएंगे ठोस आकृतियों की रचना न, जिसमें 3D और 2D से संबंधित तुमको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे, तो 3D और 2D माने 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आकृति क्या होता है ना, उसमें हम तुमको बताएंगे। तो ये जो चीज़ कहलाया वो इसका वर्टेक्स कहलाया, माने शीर्ष कहलाया, ये शीर्ष कहलाया, वो घन है, ठीक है, जो कि ये 3D है। लेकिन यहाँ पर जो बनाए हैं वो 2D आकृति है। तो 2D आकृति और 3D आकृति में बहुत अंतर है। आगे के चैप्टर में अगर हमारा इस वर्ष के सिलेबस में होगा ना तो देखेंगे। नहीं, शीर्ष यहाँ पर 4 है, A, B, C और D, 4 वो शीर्ष आ गए चतुर्भुज के 4 शीर्ष आ गए। चतुर्भुज का परिभाषा हो गया, ठीक है। अब इसी में से अब विकर्ण कहता है, नहीं, अब कहता है कि किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो चतुर्भुज के जगह पर अगर पंचभुज हो जाए तो भी तो एक आकृति है। 4 भुजा वाले आकृति को चतुर्भुज कहेंगे, 5 भुजा वाला आकृति को पंचभुज कहेंगे, 6 भुजा वाला आकृति को षष्ठभुज कहेंगे, सप्तभुज, अष्टभुज, 9 भुजा का आकृति, 10 भुजा का आकृति, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो सभी में विकर्ण है। आप विकर्ण किसे कहते हैं, यहाँ पर डायगोनल है, ध्यान देना। विकर्ण बताने के बाद हम जाएंगे बहुभुज में, नहीं, और हम अभी देख लेंगे कि 6 भुजा वाला आकृति में विकर्णों की संख्या कितनी है। नहीं, तो विकर्ण हम किसको कहते हैं, जरा जान लें कि विकर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि किसी भी बहुभुज में एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। जैसे इस आकृति में एक चतुर्भुज है, तो एक शीर्ष A है, उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाले ये हो गए। ये तो सम्मुख नहीं हुआ, ये सम्मुख नहीं, ये आसन हो गए। A शीर्ष का आसन शीर्ष B और D हो गया। सम्मुख शीर्ष, आसन शीर्ष नहीं, सम्मुख शीर्ष होना चाहिए। तो सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड AC बना। तो इसमें विकर्ण जो हो जाएगा वो AC हो जाएगा। इसमें एक और आकृति बनता है यहाँ पर BDC, तो यहाँ पर विकर्ण BD भी हो जाएगा। यानी कोई भी चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होती है। कोई भी चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी, 2 होती है। अब विकर्णों की संख्या निकालने का मेरे पास एक सूत्र है, ठीक है। विकर्ण समझ गए ना। किसी भी बहुभुज में एक शीर्ष से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। चतुर्भुज के विकर्ण, अब एक सूत्र है यहाँ पर, विकर्णों की संख्या इज इक्वल टू n(n-3/2), जहां n बराबर भुजाओं की संख्या। ये एक सूत्र तुम्हारा यहाँ पर आया, इम्पोर्टेंट सूत्र, जो कि ऑब्जेक्टिव में कहीं भी पूछ देगा। थोड़ा वेट करो। जैसे हम चतुर्भुज का विकर्ण की बात कर रहे हैं ना, तो चतुर्भुज का विकर्ण यहाँ पर लिखेंगे, चतुर्भुज का विकर्ण इज इक्वल टू, सूत्र है n(n-3/2). n क्या है मेरा, भुजाओं की संख्या। चतुर्भुज में कितने भुजा, 4।
तो फिर 4 माइनस 3 बटे 2, तो 4 गुने 3, 4 में से 3 जगह 1 बचेगा बटे 2, तो 4 बटे 2 करो, यहाँ पर कटा देंगे तो क्या बचेगा मेरा 2। विकर्णों का संख्या कितना 2, एक AC के रूप में और एक BD के रूप में। सही है ना। अब रह गया कि आगे वाले भुजा का मान कैसे ज्ञात करेंगे 100। तो अगर इतना तुम लोग नोट करना चाहो तो तुम नोट कर लो, फिर हम मिटाएंगे। एक बात और तुम लोग को हम बोलना चाहेंगे कि नामकरण जो भी करोगे ना, इसमें स्मॉल लेटर से कभी नहीं करना, एकदम यहीं पर कसम खा लो कि भुजाओं के आकृतियों का नामकरण अगर करना है ना तो स्मॉल लेटर देना ही नहीं, ठीक है। कहीं भी स्मॉल लेटर नहीं है, हम नहीं दे सकते थे क्या? आज एकदम कसम खा लो, बिना मंदिर उंदिर का बना, बिना अगरबत्ती दिया छत्ता, ठीक है ना, केवल कैपिटल लेटर होगा। स्मॉल लेटर से भुजाओं के नाम को हम लोग इंडिकेट करते हैं त्रिभुज में, वो भी जब क्लास 9 में हम जब पढ़ाएंगे हिरोन सूत्र ने, उसमें बताएंगे। हिरोन सूत्र में केवल उसको दिखाया गया है कि जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज की भुजाओं को स्मॉल लेटर से भी इंडिकेट करते हैं। कैसे करते हैं बताएंगे। चतुर्भुज के विकर्णों का संख्या हमने देखा, अब देखते हैं कि पंचभुज के विकर्णों का संख्या कैसे निकालेंगे इसी सूत्र के द्वारा। एक दो को निकाल के दिखा देते, बाकी तुम लोग अपना स्पीड धर लोगे ना। तो चतुर्भुज हो गया, अब एक पंचभुज की आकृति बनाते हैं, सही है ना। तो यहाँ पर इसको मिटा करके आकृति बनाने जा रहे हैं पंचभुज। ये देखो, शोरगुल नहीं करो। इसका नामकरण ABCD और एक E, 5 भुजा है इसमें। कहाँ कहाँ पर है? 1 2 3 4 और एक 5 भुजा है ना। हम क्या बोले हैं? विकर्ण। विकर्ण किसे कहते बोले थे ना कि एक किसी भी बहुभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। सो ये वाला जो शीर्ष है इसका तो ये आसन कहना है, ये आसन कहना है, तो इसके सम्मुख दो हो जाते हैं। एक चले आओ, ठीक है, राम प्रसाद बाबू के यहाँ, और एक चले आओ घनश्याम बाबू के यहाँ। क्या को मिला अभी तक? 1 जोड़ 1 मिला, ठीक है। अब इसका हो गया, अब इसके सम्मुख भुजा में से एक यहाँ पर चले आओ और एक D में चले आओ, तो यहाँ भी क्या हो गया? हो गया ना। अब C वाला तो कंप्लीट है, एक यहाँ पर चले आओ, ठीक है, हैं? D में 2 को जो है वो आ गया, तो विकर्णों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? हैं? 5 होगा ना। अब यहाँ पर देखते हैं, विकर्ण इज इक्वल टू n(-3/2), तो भुजाओं का संख्या 5, अब 5 माइनस 3 बटे 2, 5 गुने 2 बटे 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आया ना 5। समषष्ठभुज में अगर हम करेंगे, ठीक है, 6 भुजा का आकृति, ठीक है, 6 भुजा का आकृति करेंगे तो इसमें विकर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा n(-3/2), यानी 6 माइनस 3 बटे 2, यहाँ पर कटा दो, 3 से 3 गुने 3, 9 विकर्ण हो जाएगा इसमें। ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है कि समषष्ठभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है, निम्नलिखित में से कितनी है? नहीं तो सूत्र हमको पता रहेगा ये तभी ना, नहीं पता रहेगा तो बूट ला दे जाएगा। कि ला दे जाएगा? बूट ला दे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं उत्तल और अवतल बहुभुज में। अभी चलते हम लोग उत्तल बहुभुज और एक अवतल बहुभुज। कैसे पहचानेंगे?
दिया हुआ आकृति उत्तल बहुभुज है या अवतल बहुभुज है। परिभाषा से हम कैसे जानेंगे कि ये उत्तल बहुभुज है या अवतल बहुभुज है। सबसे पहले उत्तल बहुभुज करते हैं। उत्तल बहुभुज परिभाषा अगर बोलें कि जिस बहुभुज के सभी विकर्ण बहुभुज के अंतःभाग में हो तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। क्या करेंगे कि जिस बहुभुज के सभी विकर्ण बहुभुज के अंतर्भाग में हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। हैंडराइटिंग थोड़ा ठीक से नहीं लेके तुम लोग अफरा तफरी करने लगे ना, इसीलिए ठीक है। तो अफरा तफरी अगर नहीं करेंगे तो और थोड़ा सा एक और पॉइंट बता दें इसको पहचानने का। एक तो परिभाषा से हम लोग जान जाएंगे कि ये उत्तल बहुभुज है या अवतल बहुभुज है, कि इस बहुभुज के जितने भी विकर्ण होंगे वो बहुभुज के अंदर होगा, सभी बहुभुज के अंतःभाग में होगा, क्योंकि एक बंद आकृति होता है वो। तो बंद आकृति माने बंद के भाग में होगा, अंतःभाग जिसको बोलते हैं, और एक बहिर्भाग बाहर वाला भाग हो गया। ठीक है, रुको ना, दे रहे हैं ना। दूसरा हम पहचानने का यह तरीका है। दूसरा पहचानने का तरीका है कि जितने भी उत्तल बहुभुज है, जितने भी उत्तल बहुभुज है, प्रत्येक का कोण जो होता है वो 180 डिग्री से छोटा, छोटा का सिंबल है। हाँ, प्रत्येक बहुभुज, कोई भी बहुभुज का प्रत्येक कोण जो होगा वो 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है। तीसरा पहचानने का तरीका है कि इस प्रकार का जो भी आकृति बनेगा तुम्हारा, इस प्रकार का जो भी आकृति बनेगा ना वो सारा उत्तल बहुभुज है, क्योंकि इसके जितने भी विकर्ण होंगे ना वो बहुभुज के अंतःभाग में होंगे, और प्रत्येक कोण जो होगा वो सब 180 डिग्री से छोटा होगा, उसको उत्तल बहुभुज कहेंगे। अवतल बहुभुज क्या है? अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज में कहता है कि जिस बहुभुज के कोई एक विकर्ण बाहर बनता हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। पहचानने का एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि वह अवतल बहुभुज में कोई एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होगा, कोई एक कोण बड़ा होगा 180 डिग्री से। इसकी आकृति की अगर बात करें तो जैसे कि ये जो हुआ वो क्या भुजा का आकृति? 1 2 3 4 5 भुजा, 5 भुजा का आकृति है ना। तो ये जो कोण है ना, देखो 180 डिग्री से ये बड़ा है, और इसका जो विकर्ण होगा ना, एक विकर्ण को अगर यहाँ मिलाएंगे तो क्या वो बाहर भाग में आ गया कि बाहरी भाग में है? तो वही लिखे कि कोई भी विकर्ण, कोई भी बहुभुज का एक विकर्ण बहुभुज के बाहर बनता है। एक चीज हो गया। और या तो कोई एक कोण जो होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। आकृति इस प्रकार का है। ठीक है। तो ये उत्तल बहुभुज और एक अवतल बहुभुज, यही हुआ।